तो देखिए मैं बात कर रहा था बेसिकली लिसनर क्लास के बारे में। तो लिसनर क्लास अलग से भी बनाया जा सकता है, सेम क्लास में बनाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा आप, इवेंट हैंडलिंग के एक नॉर्मल रूल होता है, कॉमन रूल होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इवेंट्स कौन सा आपको करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स, विच काइंड ऑफ इवेंट्स यू वांटेड टू परफॉर्म। Then according to the event, like if you want to perform some on click operation, so there is the on click event. If you want to select an entries from any drop down, so there is on item selected listener. So because there happened on click event, sorry, on item selected event, so for each and every events there is some listener and we have to just implement the listener, and every listener having some callback methods. So ऐसा हो सकता है कि किसी लिसनर में एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड हो और किसी के अंदर थोड़ा कम मेथड हो। जैसे ऑन क्लिक लिसनर के अंदर जो कॉल बैक मेथड था उसका नाम था ऑन क्लिक लिसनर के अंदर कॉल बैक मेथड का नाम था ऑन क्लिक, राइट। सो वी नीड टू ओवरराइड दिस कॉल बैक मेथड। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि किसी क्लास में कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी कॉल बैक मेथड मतलब उसके मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। सो इवेंट हैंडलिंग का यही रूल होता है कॉमन सा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। सो द सोर्स इज, और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन मेथड है। अभी आप ऑन क्लिक इवेंट कर रहे हो तो सेट ऑन क्लिक लिसनर। कल को अगर आप इवेंट करोगे ऑन आइटम सेलेक्टेड इवेंट, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, देन सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। यहाँ पे इस तरह से वो बदल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का मेथड होता है। सो फर्स्टली वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ लिसनर क्लास विच इम्प्लीमेंट द लिसनर इंटरफेस and then override the callback method, write the business logic in this particular callback method, right? अच्छा, इस callback method में view type का पैरामीटर जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of this view? इसका मतलब ये होता है कि रन टाइम पे, एट रन टाइम, सपोज करो कि हमने ऐड बटन पे क्लिक करा, तो ऐड बटन इज अ व्यू, एडिट टेक्स्ट इज अ व्यू, टेक्स्ट फील्ड इज अ व्यू। तो ये सब व्यू ही है एक तरह से। सो सपोज करो कि मैंने पहले वाले बटन पे क्लिक करा तो इस व्यू वी वेरिएबल में पहले वाले बटन का रेफरेंस पहुंच जाएगा। दूसरे बटन पे क्लिक करा तो दूसरे का रेफरेंस पहुंच जाएगा। ये रन टाइम पे इस ऑन क्लिक मेथड को हम नहीं कॉल करते हैं, ये बटन के क्लिक पे बटन क्लास के अंदर इंटरनली इस मेथड को कॉल करने का कोडिंग करी गई है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बटन क्लास how we need to call this on click method and passes the view object here. So at runtime they are instantiating the views, they are instantiating these views. Actually they are creating the object of these views and just passing the particular view object into this view reference variable. As you know that view is the parent of all views, all different views. Either it is all different widgets, you can say that. Either it is a button, either it is like text view, edit text, checkbox, radio, etc. Any widgets in Android is called a view. And you know we can hold the child class object into the reference variable of parent class. So now the question is, what is the purpose of this view? What is the purpose of this view? कैसे ये पता चलता है? आप सोचोगे ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे किस बटन पे आपने क्लिक करा है, ऐड बटन पे क्लिक करा है या सबट्रैक्ट बटन पे क्लिक करा है। आपने यहाँ पे किस बटन पे क्लिक किया है, ये कैसे रन टाइम पे पता चलेगा? जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस व्यूज। क्योंकि जब आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो उस टाइम पे इस वी के अंदर ऐड का रेफरेंस आ जाएगा। जब सबट्रैक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो इस सबट्रैक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा और उस पर्टिकुलर व्यू से आईडी रन टाइम पे हम गेट कर लेंगे। सो दैट्स वाई इन अ स्विच मेथड आई एम यूजिंग गेट आईडी। तो गेट आईडी एट रन टाइम get the ID of the particular views which is generated at runtime, है ना। But अगर if this ID is equivalent to this add ID, this ID is equivalent to this ID which is assigned in XML. So if this ID is matched, so that this case will be executed, otherwise this case will be executed. बात समझ में आ रही है? Yes sir. Sir, हाँ जी। is there any method to identify that the clicked view is a button or a text view or anything else? To identify the like मतलब जैसे मैंने किसी बटन या टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये ऐसा कोई मेथड है कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि वो टेक्स्ट व्यू था या फिर बटन था? Yes, definitely we should have a method. Exactly, we should have a method.
we need to just call the view dot get source. In Java there is a method that is get source, but here we need to check that is what is a get views, maybe get views method. I think get root view. Also we have a get view trees observer. इसे देखना पड़ेगा हमें कि भाई कौन सा मेथड है. ऐसे ही कुछ मेथड तो होगा जरूर. जावा में इसी नाम से गेट एक्शन कमांड, गेट एक्शन कमांड, गेट सोर्स मेथड भी होता था. यहाँ पे मुझे लग रहा है गेट रूट व्यू ही मेथड है. गेट स्क्रॉल, गेट टैग, गेट टेक्स्ट, गेट टॉप, get width, get window id. See, actually we can do this particular task with the help of get id method. हाँ, कोई दिक्कत get तो है ID नहीं. बट Get सर ID से तो हम इन कर दिस सकते केस हैं. भी क्या कह रहे हो एकांश? यहाँ तो सर पता होना चाहिए ना आईडी मतलब कौन सी है. वो तो हम तो ये चाह रहे हैं ना कि मैंने किसी व्यू पे क्लिक करा और वो बताए कि ये बटन था या टेक्स्ट व्यू था ठीक या और कुछ था. ठीक है. अब मुझे एक बताइए, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो कुछ भी आपने बनाया होगा, चाहे वो बटन होगा चाहे टेक्स्ट व्यू होगा, सबकी एक आइडेंटिटी ले लेनी चाहिए हमें. बिल्कुल राइट. तो जब अगर आइडेंटिटी ले लेंगे तो हम गेट आईडी मेथड चलाएंगे और गेट आईडी मेथड को चला के फिर हमें उसकी आईडी को देख के समझ जाना पड़ेगा, या उसको फिर फर्दर हम गेट आईडी मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है फिलहाल, तो इसको हम उसी टाइप में होल्ड कर लेंगे और हमें तो आईडी पता ही होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, बस उसी पे हम एक्शन कर सकते हैं. जावा में तो होता है उसका ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो जाता है डायरेक्टली. तो वही ऑब्जेक्ट समझ लो यहाँ आईडी है. इन जावा देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड गेट सोर्स और गेट एक्शन कमांड. ऐसे कर सकते हो. गेट टेक्स्ट मेथड भी है, गेट व्यू टेक्स्ट नहीं, गेट रूट व्यू मेथड है ये. इतने तो रूट व्यू रिटर्न करेगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है. बट उस पर्टिकुलर चीज को जो आप बता रहे हो गेट आईडी से हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो. हाँ वो तो सर हो जाएगा वैसे. हाँ. तो समझ गया. हाँ, नहीं तो गेट व्यू से भी आप देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा. हाँ मैं ट्राई करूँगा. ठीक है. Okay, so and who is responsible to call this particular? Who is responsible to call this particular on click method? कौन कॉल करता है इसे? एक मिनट. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा बटन होता है यानी कि सोर्स, सोर्स जिस सोर्स पे आप इवेंट परफॉर्म करते हो उस पर्टिकुलर सोर्स की जिम्मेदारी होती है इस ऑन क्लिक मेथड को कॉल करना. राइट. तो ये अगर हम बटन की क्लिक पे ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बटन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस ऑन क्लिक मेथड. और बटन की ही जिम्मेदारी होगी कि वो अपने व्यूज का ऑब्जेक्ट यानी कि करस्पॉन्डिंग व्यू का ऑब्जेक्ट, अगर बटन है तो बटन के केस में उस व्यू का ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर व्यू में रिटर्न होके आ जाएगा. मतलब पास करेगा, वो पहले व्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा देन उसके अंदर ये पास करेगा. ये जो सेम फंडा मैं आपको बता रहा हूँ ये जावा के AWT के अंदर इवेंट हैंडलिंग में बताया गया है. आप एक बार अगर उस इवेंट हैंडलिंग को पढ़ोगे या आपके पास अच्छा नॉलेज है तो बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है. राइट. अच्छा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके किसी बटन को ये कैसे पता चलता है कि मुझे इसी पर्टिकुलर सोर्स का, इसी पर्टिकुलर लिसनर का मेथड चलाना है. वो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन मेथड. देखिए आप सोचो ना, ये है आपकी क्लास. देखो ध्यान से समझो आप, ये आपकी मेन एक्टिविटी. मेन एक्टिविटी का ये है मेथड, है तो इसी क्लास का मेथड एक तरह से, भले लिसनर इंटरफेस का हो, इस क्लास का है. और ओवरराइड तो इसमें हुआ. यस. तो ये जो मेथड है ऑन क्लिक, इसको कौन कॉल करता है? मैंने कहा बटन कॉल करता है. So how button is going to call this method? So with the help of this particular registration. Why we are passing this here? We are passing this class object, main activity class object to button.
हमने अपने बटन क्लास को दे दिया अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कि ले जाओ भैया ये हमारी बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जब ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट इसको मिलता है तो इसी ऑब्जेक्ट पे ये मेथड को चलाता है। समझे आप ये बताओ किसी क्लास के मेथड को कैसे कॉल कर सकते हो? उसके ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक मेथड तो उसके ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही चलेगा ना। तो बटन क्लास को उसका रेफरेंस मिल गया, बटन क्लास को हमारी मेन एक्टिविटी का रेफरेंस मिल गया, इसीलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक कमेंट कर दोगे तो कोई इवेंट नहीं होगी। तो फिर ये दिस मिल जाता है, इसी दिस पे यानी कि इसी मेन एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट से वो इंटरनली ये मेथड कॉल कर लेता है। इसका पूरा इंटरनल कहानी लगभग 1.5 घंटे का सेशन मैंने इवेंट हैंडलिंग में समझाया हुआ है। आप अगर आज बोलोगे तो आज भी मैं उसको सेशन को तुरंत शेयर कर दूंगा आपको, अब उसे देखिएगा कि कैसे इवेंट हैंडलिंग जावा में होती है। उसका पूरा फंडा उन्होंने फॉलो किया है। हाँ जी सर, आवाज कट गई थी, क्या बोल रहे थे? आज बोलोगे तो? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप आज इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि वैसे इसके इंटरनल डिटेल कैसे काम करता है, तो लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन मैंने इवेंट हैंडलिंग का बताया हुआ है, वो मैं आपको सेशन शेयर कर दूंगा। आप वहां से देख लेना कि भाई ये इवेंट कैसे कैसे होता है इंटरनली। बट ओवरऑल देखो, जनरल अगर बहुत डिटेल में न जाएं तो जनरल बात ये समझ में आ गई, क्लास बनाओ, लिसनर को इम्प्लीमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करो, मेथड चलेगा। बट इतना तो पता होना चाहिए कि ये मेथड क्यों हम लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि बटन क्लास तक हमारी क्लास का रेफरेंस पहुंच जाए। बटन को अगर मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तभी तो ऑन क्लिक मेथड को कॉल करेगा इंटरनली, और उस व्यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और उस व्यू से आप अपने इस पर्टिकुलर काम को अचीव कर सकते हैं। बाकी व्यू पे जो भी मेथड है डॉट लगाओ, पूरा डिटेल आ जाएगा उस व्यू पे, जो आपको रन टाइम पे करना है वो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएटिंग अ लिसनर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वे, सेकंड वे? सेकंड अप्रोच क्या थी जो मैं कल आपको बता रहा था कि हम अदर क्लास लिसनर भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं अदर क्लास लिसनर? अदर क्लास लिसनर को बनाने के लिए जस्ट हमें क्या करना चाहिए, अलग से ही एक, जैसे मैंने लिसनर्स फोल्डर्स ही बना रखा है, या माई कैल से लिसनर बना दिया, इंप्लीमेंट्स कर दिया ऑन क्लिक लिसनर, इंप्लीमेंट कर दिया ऑन क्लिक लिसनर, राइट। सो उसके बाद कॉल बैक मेथड को ओवरराइड कर दिया, और ये जो मेन एक्टिविटी में एडिशन का लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट कॉपी दिस लॉजिक एंड पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर। बट यहाँ पे एक समस्या आ जाएगी, यहाँ पे समस्या आ जाएगी कि दिस एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट 3 कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो ये क्योंकि ये वो मेन एक्टिविटी का ये रेफरेंस है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग मुझे बताओ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो? सर सबसे पहले सर एडिट टेक्स्ट को पब्लिक बनाना पड़ेगा। एडिट टेक्स्ट को पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद आप चला जाइए सर। हाँ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मेन एक्टिविटी में चला गया ना। हाँ, अब सर ये इसका उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर अनक्रिएट मेथड के अंदर में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसने लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। ये हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और सर मेन एक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर में, दिस के थ्रू से। दिस में पास कर देंगे तो आसान तरीका रहेगा, सही बात है। तो ये हम मेन एक्टिविटी में इसको रिसीव कर सकते हैं, तो इसको एक कंस्ट्रक्टर बनाए हुए यहाँ पर, या यहाँ से हम ऐसे बत्ती पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे तो मेन एक्टिविटी टाइप का यहाँ कंस्ट्रक्टर खुद ही बन जाएगा, है ना। तो ये समझ ही रहे होगे आप लोग हम क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास तक पहुँच पाए, राइट। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ग्लोबल बना सकते हैं, एंड दिस डॉट मेन एक्टिविटी इज इक्वल्स टू मेन एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे हमारा मेन एक्टिविटी का जो रेफरेंस है यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये मेन एक्टिविटी के रेफरेंस पे ये हम एडिट टेक्स्ट का ये मेथड चला सकते हैं डॉट लगा के, राइट। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अब आप देख सकते हो। मतलब कहने का ये है, एरर आ रहा था क्योंकि मेन एक्टिविटी के उस मेथड्स को यहाँ पे कैसे कॉल करोगे, वो तो एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ तक कैसे पास करें, तो आपको ऑब्जेक्ट पासिंग में तो आप मास्टर हो, ऊप्स आपने अच्छे से पढ़ रखा है,
ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलिए, आपकी इच्छा है। आप जहाँ मर्जी वहाँ ऑब्जेक्ट्स पास कर दीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, राइट। एक हमें और यहाँ से बंद करना पड़ेगा। सो ये इस तरह से हमने अदर क्लास लिसनर बना दिया। बताइए क्लियर है ये चीज़? और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करते थे आप, जहाँ आप दिस पास कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको दिस नहीं पास करना है। दिस पास करेंगे तो वो सेम क्लास, यानी कि एक्चुअली इन मेथड्स के अंदर हमें लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। लिसनर क्लास सेम क्लास भी हो सकता है, अदर क्लास भी हो सकता है। तो जो भी लिसनर क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे, यानी कि इस बार हम दिस ना पास करके हम यहाँ से एम पास कर देंगे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे कहानी क्या होगी। कहानी ये होगी कि जब इन बटन्स पे कॉल करोगे आप, तो मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ टोस्ट सिंपल सा प्रिंट कराना चाहता हूँ। सो जावा में, एंड्रॉयड के अंदर एक टोस्ट क्लास होती है, पता ही है आपको। और टोस्ट क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है मेक टेस्ट, जो कि एक टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए होता है, जिसमें आप हेल्प कुछ भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो जो कि दिखता है। और इसकी जो मतलब ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, इसके लिए स्टैटिक कांस्टेंट बनाया गया है। सो भी एक मेथड है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इस पे इवेंट करूँगा तो जस्ट मैं टोस्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे टोस्ट प्रिंट करा देता हूँ। ऐड के केस में ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा हम अब जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए है क्या कहानी। कहानी ये है कि अगर आप मेन एक्टिविटी से इसका रजिस्ट्रेशन कर दोगे, है ना, तो ये कॉल बैक मेथड रिस्पॉन्स देने लगेगा। अगर आप ये माई कैल से लिसनर से रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो ये रिस्पॉन्ड देने लगेगा। तो इसको मैं चला देता हूँ एप्लीकेशन, राइट। सो अभी देखिएगा किसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन है। अभी रजिस्ट्रेशन है इसका अदर क्लास के साथ। अदर क्लास के साथ लिसनर है, अदर क्लास जो लिसनर बनाई गई है उसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब हमने अपनी बटन क्लास को बोल दिया कि भाई इस बार लिसनर क्लास दिस नहीं है, मेन एक्टिविटी, सॉरी सम अदर एक्टिविटी है, सॉरी सम अदर लिसनर क्लास है जिसका नाम है माई कैल सी लिसनर। तो माई कैल सी लिसनर क्लास की उस कॉल बैक मेथड को यहाँ पे कॉल कर देगा, है ना। सी द एप्लीकेशन, ये हमारी स्प्लैश चल गई। एंड जस्ट enter some text here and just hit on add button. See what happened. We can see the toast here, not addition, only we can see the toast. ये toast मैसेज आ गया यहाँ add के नाम से। subtract पे क्लिक करेंगे तो subtract के नाम से add and subtract। अब अगर यहीं पे मैं ये लिसनर को कमेंट कर देता हूँ एंड जस्ट इस लिसनर को चला देता हूँ, तो ये कौन सा लिसनर चलने लगेगा अब? ये अब दूसरे सेम क्लास लिसनर चलने लगेगा। मतलब टोटली खेल जो है रजिस्ट्रेशन का है। अगर रजिस्ट्रेशन आपने जिस लिसनर से साथ कर रखा होगा उस लिसनर के लिए वो मेथड चलना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पे आप नंबर एंटर करके ऐड पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए एंड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करिए, देख सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हम दो तरह से लिसनर बना सकते हैं, सेम क्लास अदर क्लास। कोई दिक्कत किसी को? कोई क्वेश्चन? यस सर। बताइए सर। ये अदर क्लास लिसनर की जरूरत पड़ती है? अदर क्लास लिसनर की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको कल भी बताया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स में ये काम हो जाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में हम अपने प्रेजेंटेशन पार्ट और बिजनेस लॉजिक को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो ये रिक्वायर्ड है तब जब हम अपना प्रेजेंटेशन पार्ट और अपना बिजनेस पार्ट अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे अगर एनोनिमस बना के करते तो उसमें दिक्कत होती है क्या? कोई छोटे एप्लीकेशन के लिए वो सही रहता है, बट जहाँ पे लिसनर बहुत ज़्यादा बनाना होता है, जहाँ लिसनर पे बहुत ज़्यादा एक्शन करना होता है, वहाँ पे अलग से हमें बना लेना चाहिए। और बताइए। हाँ जी, क्या कह रहे हो विवेक? सर बोल रहा था अगर किसी एप्लीकेशन में क्लास ज्यादा हो जाएगा, हाँ, तो एप्लीकेशन का मतलब साइज जो है ज्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन देखो,
कई बारी कई चीज़ों के लिए किसी एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ हमें खोना पड़ता है। अगर आप ये बोलो कि अगर मान लो कि हमारे 1000 लिसनर हैं तो 1000 क्लास बनाएंगे, तो सर उस केस में 1000 क्लासेस बन जाएंगी, 1000 डॉट क्लास फाइल मेमोरी बन जाएंगी, उसको लोड करेगा, परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की डिग्रेड होगी, ठीक है उतना चलेगा। लेकिन बस ये है कि उस केस में हमारे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस ईजी होगा। उस केस में अगर हमें पता होगा अलग अलग लिसनर इस तरह से बना के रखे गए हैं, तो जिस लिसनर में हमें अभी कोई चेंज करना होगा तो वहाँ से ईजिली जाके चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन पैटर्न क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम स्टोर करें ताकि प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आसान हो, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना आसान हो फ्यूचर में, इसलिए। सर ऐसे भी अगर हम लोग एनोनिमस बनाते हैं तब भी क्लास तो बनती है ना? वो इनर क्लास बनती है, बिल्कुल उसका बाइट कोड बनता है। हाँ बाइट कोड तो बनता ही है ना, वही कह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन सर, आपने यहाँ पर टूल्स लगाए ना, तो टूल्स में सर आप मेन एक्टिविटी मतलब जिस क्लास में आप शो करवाना चाहते हैं तो उसी का रेफरेंस पास करना होता है हमें। अच्छा हाँ चला गया और टूल्स मेथड हाँ यहाँ पर है। और सर टेक्स्ट में मैसेज लेंथ जितना भी लेंथ दे सकते हैं, तो उस लेंथ लिखा है लॉन्ग, ठीक है सर। ठीक है, तो ये दो तरीके से तो क्या होता? हाँ जी, अगर इस क्लास का रेफरेंस डाल देते तो क्या होता? किस क्लास का रेफरेंस डाल देते? सेम क्लास जो टोस्ट के अंदर सेम क्लास का रेफरेंस देते। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कौन से मेथड में किस टाइप का पैरामीटर जाता है। अब आप एक काम करिए, टोस्ट क्लास के मेक टेस्ट मेथड में देखिए, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था, ये तो अपने आप आ गया था। आपने देखा था एक चीज, ध्यान दिया था, मैंने लिखा टोस्ट, ठीक है, एक टोस्ट सुपर विजिट वाला था, ये क्रिएट न्यू टोस्ट था, बस हमने क्रिएट न्यू टोस्ट लिया और एंटर मारा, ये अपने आप बन के आ गया, हमने तो कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसके पैरामीटर को हमें चेक करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये हमारा पैरामीटर ले रहा है कॉन्टेक्स्ट टाइप का। तो क्या मेरी जो मेन एक्टिविटी क्लास, सर ये जो लिसनर क्लास है, ये कॉन्टेक्स्ट टाइप का है क्या? उसकी चाइल्ड है? नहीं है ना, लेकिन एक्टिविटी क्लास उसका चाइल्ड क्लास है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी उसका चाइल्ड क्लास है, इसलिए यहाँ पे वो ले सकता है। कॉन्टेक्ट मतलब सर चाइल्ड क्लास? समझे नहीं आप बात? ये क्या लिखा है? कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ना? यस सर। तो ये कॉन्टेक्स्ट कोई इंटरफेस है या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट? इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को ही इनहेरिट करके इम्प्लीमेंट करा के, चलो इसका कंफ्यूजन ही हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो किसी मेथड में अगर कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर जा रहा है, इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है ना? यस सर। तो फिर उसकी इनहेरिट कोई क्लास होगी। तो आप बताओ, क्या ये सेम क्लास कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर रही है? कॉन्टेक्स्ट की चाइल्ड क्लास है? नहीं सर। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। मेन एक्टिविटी कर रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे आप लिखोगे, आप एरर आने लगेगा, समझे? यस सर। हाँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पूरी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट संभाल के रखता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब पूरी एक जस्ट लाइक अ बंडल, समझ लो, बंडल का ऑब्जेक्ट, पूरी होल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। अच्छा, थर्ड तरीका क्या है? थर्ड अप्रोच क्या है? सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, एनोनिमस। ये जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। ये देखो, हाँ सर कर दीजिए दोनों। हाँ बिल्कुल, ये अब लगता है कि भाई ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जब करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सेम क्लास एनोनिमस के केस में क्या है, देखियो भाई, देखो यहाँ पे सारा खेल किसका है? सारा खेल इसी मेथड का है। अगर देखा जाए तो सारा खेल इसी मेथड का है, राइट? द मेन यूज ऑफ दिस मेथड इज टू रजिस्टर द सोर्स एंड लिसनर. व्हाट इज द सोर्स? सोर्स इज द ऐड बटन. एंड व्हाट इज द लिसनर? Listener is this means current class. And in this scenario, what is a listener? Listener is a my listener. So suppose we are not going to create a listener class separately, we just wanted to create a listener class in the
एज ए एनोनिमस सेक्शन, एज ए एनोनिमस। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एनोनिमस क्लासेस को बनाने के क्या तरीके होते हैं। एनोनिमस क्लासेस मतलब एक ऐसी क्लास, देखो आप एक खुद की क्लास बना रहे हो जो लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, लिसनर क्लास है। बट अगर आप चाहो तो लिसनर क्लास एनोनिमस बना सकते हो। और एनोनिमस नेस्टेड क्लास क्या होती है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, पहले लिखना होता है न्यू, फिर स्पेस, फिर कोई पेरेंट बताइए, क्योंकि एनोनिमस नेस्टेड क्लास का कोई पेरेंट होना जरूरी है, या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास या तो कोई इंटरफेस। सो हमारे केस में वो पेरेंट है कोई इंटरफेस, और उस इंटरफेस का क्या नाम है, ऑन क्लिक। तो हम ऑन क्लिक, वो भी कौन सा वाला, ऑन क्लिक व्यू वाला, राइट, व्यू वाला। तो व्यू वाले ऑन क्लिक पे हमने क्लिक करा, ये बन गए एनोनिमस नेस्टेड क्लास। एनोनिमस नेस्टेड क्लास को समझना बहुत आसान है। क्या दिक्कत आती है यहाँ पे, देखो सिंपल सा मतलब है, ये जो न्यू कीवर्ड लिखा गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ये अभी हाईलाइटेड सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसी के लिए लिखा गया है। ये न्यू जो लिखा गया है इसी के लिए लिखा गया है। और ये जो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग है, यही हमारा एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। ये हमारा एनोनिमस नेस्टेड क्लास है। आपने कहा एनोनिमस नेस्टेड क्लास क्यों है सर, इसको एनोनिमस क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इट हैव नो एनी नेम, इट हैव नो एनी नेम। सो आपने कहा फिर so what is the meaning of view dot on click listener? So this is the parent of anonymous listener class. This is a parent. ये parent है, because every anonymous nested class must have some parents. In this scenario, our parent is a on click listener, which is available in view package, right? Which is related to the view. Actually, view package having a view class as well. Because you can see view here in the two form, android dot c, just open the import c, android dot view. So android dot view is a package name and this view is a class name. So we are referring this particular on click listener from which class, from the view class actually, because on click listener is available some other packages as well, right? ओके, सो ये हम बता देते हैं कि भाई ये हमारी इस एनोनिमस लिसनर का, इस पर्टिकुलर एनोनिमस लिसनर का, ये जो एनोनिमस लिसनर क्लास यहाँ पे बनाई गई है, इस एनोनिमस लिसनर का ये पेरेंट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इंटरनली एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनेगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पेरेंट क्लास का नाम, डॉल चाइल्ड क्लास का नाम, कुछ भी होगा, व्हाटएवर, कुछ भी नाम होगा। मतलब वो किसको इंप्लीमेंट करके बनेगी, वो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनेगी, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनेगी। आपको क्या लग रहा है ये कोई मेथड है क्या? पहली बात, दिस इज नॉट अ मेथड। आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ मेथड। जो आपको ऐसे पैरेंथेसिस देखते समझ जा रही है ये तो मेथड है जी ना, इट इज नॉट अ मेथड। This is a listener interface only. This is the name of listener, not any method ऐसे जो आपको लग रहा है। अगर method होता, कंस्ट्रक्टर होता, कुछ और होता तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया जाता। आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? आप कंफ्यूज हो जाते हो इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस को देख के। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसके अंदर जाइए तो सर। किसके अंदर जाएं? ऑन क्लिक लिसनर के। मैं पढ़ा लूँ अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये जो ऑन क्लिक लिसनर लगाया गया है, ये हमारा इंटरफेस का नाम है। ये जो पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग करके लगाया गया है, ये कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। आप ऐसा एज्यूम ना करो। आप मुझे बताओ, क्या किसी इंटरफेस का कोई कंस्ट्रक्टर होता है क्या? कभी किसी इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर होता है? नहीं, कभी नहीं होता। क्या कभी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं। तो फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। नहीं, कभी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो फिर आपने कहा ये न्यू क्यों लिखा हुआ है? हमने कहा अगर ऑब्जेक्ट बनता तो यही सेमी कॉलन लगाया जाता ना, नहीं लगाया गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एवरी एनोनिमस नेस्टेड क्लास मस्ट हैव देयर पेरेंट। ठीक है भाई, देखो हमें क्या करना था, हमें एनोनिमस को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। हमें क्या करना था, हमें इस बटन के अंदर, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था। लिसनर क्लास कौन सी होती है? जो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। कौन सी क्लास लिसनर क्लास कहलाती है? द क्लास विच इंप्लीमेंट द लिसनर इंटरफेस। इस टाइम पे
हम लिसनर क्लास को अलग से ना बना के उसको यहीं पे बनाना चाहते हैं, एक ही लाइन में बनाना चाहते हैं लिसनर क्लास. So how we can create the listener class which implements the listener interface? So we can create a class as an anonymous nested class. How we can class as anonymous nested class को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, तरीका होता है. कोई जैसे मैं किसी भी नाम से इंटरफेस बना रहा हूँ, एनोनिमस मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या कोई इंटरफेस लेके आइए. पहली बात तो मैं किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ऑन क्लिक लिसनर के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू करके ऑन क्लिक लिसनर लिख रहा हूँ. दैट्स वाई मैं न्यू करके ऑन क्लिक लिसनर लिख रहा हूँ. राइट, ऑन क्लिक लिसनर लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो एनोनिमस नेस्टेड क्लास यहाँ से यहाँ तक बनेगी उसका पेरेंट होगा ये, उसका पेरेंट होगा ये. दिस इज द पेरेंट. सो व्हाट इज दिस न्यू? न्यू तो आप उस एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए लिख रहे हो. दिस न्यू इज फॉर द एनोनिमस नेस्टेड क्लास बिकॉज इट इज अ रूल to creating an anonymous nested class. Its declaration and instantiation both must be done in a single step. एक ही स्टेप में सारा चीज होना है इसका. डिक्लेरेशन भी कर लीजिए जी, इनिशियलाइजेशन भी कर लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए एक ही स्टेप में. एंड इट मस्ट हैव अ पेरेंट. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट्स पेरेंट. राइट, एंड दिस इज द जस्ट नोटेशन फॉर दिस एनोनिमस नेस्टेड क्लास. जस्ट अ सिंटैक्स. सो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं. And the opening and closing is the body of anonymous nested class. अगर मैं इस मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ, we'll get the error. And what is the error? The error is anonymous class derived from on-click listener. Anonymous class is derived from this parent because the parent of this anonymous nested class is this listener. So must be declared be abstract or implement the abstract class method. So that's why we have to override the method. We have to override the method and write the logic here. बस सिंपल सा मतलब है. सो आप जिस लाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, इसको लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए था, आपने उसी लाइन में ही लिसनर क्लास बना के और वहीं पे कॉल बैक मेथड ओवरराइड करके वहीं पे लॉजिक लिख दिया. अब यहाँ पे जो लॉजिक लिखेंगे वो लॉजिक चलने लगेगा. ये इसकी पूरी कहानी. आपको यहाँ जाना है, लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ. आ जाइए जी, आ जाइए, बताइए कहाँ जाना है. यस, सी, दिस इज योर इंटरफेस. दिस इज योर इंटरफेस. इंटरफेस डजंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर बिकॉज वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट द इंटरफेस. आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ये. राइट, ये कोई कंस्ट्रक्टर होगा जी ऐसे ही हवा में हम बात करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ये कॉल बैक मेथड है, ये उसका पेरेंट है, ये लिसनर इसी इंटरफेस को यूज करके बनाई गई है, इसलिए कॉल बैक मेथड हमने ओवरराइड कर दिया. दैट्स इट. अब बताइए क्या समझ में नहीं आता है? आपने कहा फायदा क्यों बनाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां हमें सोर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. किस सोर्स पे मैं क्या इवेंट करने वाला हूं. वी डोंट हैव टू राइट द व्यू डॉट गेट आईडी एंड स्विच केस राइट स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ ये सही है, इसका कोई नाम नहीं है तो इस पे इसका क्रिएशन इंस्टेंसिएशन एक ही लाइन में हो जाती है. ये एनोनिमस है, इट हैविंग नो नेम, सो इट ऑटोमेटिकली फ्री फ्रॉम मेमोरी. इट्स ऑटोमेटिकली रिलीज फ्रॉम मेमोरी आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स टास्क. जो भी इसको टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसको करने के बाद वो मेमोरी से फ्री करा दी जाती है. दैट्स इट. विवेक? यस सर. और कहाँ क्लिक करना है बताओ. सर नहीं चलोगे. हो गया. सर ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. ये पूरी जितनी एक्टिविटी का पेरेंट क्लास है, ये पूरी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन संभाल के रखता है. पूरी एप्लीकेशन अच्छा. का एक ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कहलाता है. होल एप्लीकेशन, फॉर होल एप्लीकेशन. एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं. मतलब सर एक कंटेस्ट के अंदर से क्लास का नाम पास करते हैं सिर्फ. कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लास का नाम पास करते हैं मतलब, हाँ, कहीं अगर कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हम एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करने वाली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं.
कोई कंफ्यूजन? यस सर, क्लियर है। नहीं। राइट। सो इस पर्टिकुलर बटन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे टोस्ट दे दिया। राइट, मान लीजिए मैं यहाँ पे टोस्ट दे देता हूँ, सॉरी। सो टोस्ट, TOAS, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये इस टोस्ट में मैंने दे दिया हाय, और इसी चीज़ को जस्ट कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे बटन का नाम बस चेंज कर दिया मैंने, जस्ट सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे लिख लिया ही, यहाँ पे लिख लिया हाय, यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो, रन इट। सो इस तरह से आपने देखा कि अच्छा, जावा के अंदर एक चीज़ देखिए, इन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली ऑलरेडी क्लासेस पहले से होती हैं, जिनको एडेप्टर क्लासेस बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसी क्लासेस होंगे जो किसी लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाए गए होंगे, बट वो एडेप्टर क्लासेस उनके लिए होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो कि मेरे पास कभी मैं कोई दूसरा इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे 4 कॉल बैक मेथड हैं। से मैं माउस इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे पास वहाँ 5 कॉल बैक मेथड हैं, और मुझे से उसमें से 2 ही को ट्रैप करना है, तो 5 को ओवरराइड करना पड़ेगा, बॉडी देना पड़ेगा, तो एक डिफ़िकल्टीज़ है। तो इसके लिए एडेप्टर क्लासेस बनाए होते हैं जो पहले से ही लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट वो हम आगे देखेंगे कि हमारे पास किसी के लिए एडेप्टर क्लासेस बना के दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। देखिए हेलो एंड हाय, ये तो ये अलग अलग तरीके से इवेंट। सो टोटल कितने तरीके से इवेंट परफॉर्म करना हमने सीख लिया? हाउ मेनी वेज? 3 टाइप्स है। नो, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। One is with the help of property as well. With the help of property, we can create the same name of property. Yeah, that's why this method taking parameter as a view. अब बात समझ में आ गई? यस सर। ये व्यू टाइप का क्यों है कि उसको कैसे पता चलेगा कि किस व्यू पे हमें क्लिक कराना है, तो उस व्यू के लिए वो व्यू जनरेट करा देता है रन टाइम पे। ओके, सो देखिए ये विवेक का क्वेश्चन है कि भाई विच वन इज अ बेटर, बिकॉज वी हैव 4 ways टू परफॉर्म द इवेंट। वन इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, and with the help of anonymous. So it's totally up to you, right? You can see, suppose you have a big logic, right? You have so many activities, so many fragments, activities, intent, and so many services in your program. So definitely in this scenario, if your listener having so many logics, so it is preferable that create your listener class separately and go for the other class listener, because your listener class have so many logics. If you keep this logic into the any activity class, the activity become complex, right? But sometimes we wanted have some limited logic, so we can go for the same class listener. And if you just wanted to use an object like a use and throw, आपको कोई एक्शन करना है और उस पर्टिकुलर एक्शन के बाद आपको अपनी एक्टिविटी का उस पर्टिकुलर लिसनर का ऑब्जेक्ट, सो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? इफ यू वांट्स टू यूज योर लिसनर ऑब्जेक्ट सो मेनी टाइम, मल्टीपल टाइम्स, so this is I think not a preferable approach, because here your listener object is not available after execution of this or performing this particular event. इस इवेंट्स को परफॉर्म करने के बाद वो आपको कभी नहीं मेमोरी में दिखेगा, वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट आपको लिसनर क्लास को संभाल के रखना है और उसको फर्दर रीयूज करना है, सो गो फॉर द अदर क्लास लिसनर, एंड अदर क्लास लिसनर हैविंग सम, अगर इफ यू हैव सम कॉम्प्लेक्स लिसनर लॉजिक्स, so you can go for other class, otherwise you can go for the same class listener. And if you want to just like simply do the some kind of click operation and do the some kind of any small activities, so you can also prefer the XMLs. So ये totally आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे तरीके आपको बता दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स मैनेजर जब आपको काम करवाएगा बोलेगा भाई नहीं ये लिसनर क्लास को इस तरह से ना बना के रखो, इस तरह से बना के रखो यार, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी।
और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखा गया है। हाँ, बस वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप बताओ लिसनर की रीयूजेबिलिटी नहीं है। अगर रीयूजेबिलिटी नहीं चाहते हो लिसनर की बार बार, तो गो फॉर दिस पर्टिकुलर एनोनिमस सेक्शन। आप बनाना ही नहीं चाहते हो, यू आर अ नॉन जावा डेवलपर, you are a non-Java developer, so you can go for the on-click, just hit create a property on-click and create a method for that and perform the activity. Because you are a non-Java developer, you don't know what is the listener, what is the registration between source and listener, what is the activity. आपको ये सबसे मतलब नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो एंड्रॉयड वालों ने ऐसा सोचा है कि भाई अगर कोई ऐसा नॉन जावा डेवलपर है, इसको जावा उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो यार प्रॉपर्टी का यूज करके कर ले, वो एक्सएमएल का यूज करके कर ले। और जिसको थोड़ा जावा टेक्निकली आती है, उसको ऑब्जेक्ट की रीयूजेबिलिटी चाहिए, तो इनर और आउटर में से दोनों प्रेफर कर ले। अगर कॉम्प्लेक्स हो तो आउटर बना ले, सिंपल थोड़ा सा हो इनर बना ले, और अगर रीयूजेबिलिटी नहीं चाहिए तो एनोनिमस बना ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सर हाँ हेलो जी, सर, ये वो जो प्रॉपर्टी से करते हैं उसका फायदा क्या है? तो मतलब तो है नहीं उसका मतलब नहीं इस फायदा मैंने आपसे बताया ना, फायदा यही है कि नॉन जावा डेवलपर है। नॉन जावा डेवलपर भी तो कोई हो सकता है जिसको सर। भाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो पीएचपी वाले भी बनाते हैं, और कई से ऐसे लोग हैं कहते हैं नहीं एंड्रॉयड को आने के लिए पीएचपी आना चाहिए। फिर कई लोग तो जावा में एप्लीकेशन बना के सर्विस पीएचपी में बनाते हैं, फिर क्योंकि उनको मान लो जावा साइड से सर्वर साइड का नॉलेज नहीं है और बहुत सारा चीज़ नहीं है, तो नहीं कर पाते हैं वो, है ना। आजकल तो एप्लीकेशन कोई भी रेडी हो जा रहा है बनाने के लिए, कहता है हम जी एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके सर कोई बात नहीं। हाँ जी, एक बार इसका लॉजिक वही पुराना वाला करिए, लिसनर जो पहले लगा हुआ था ना अदर क्लास वाला, वो लगा दीजिए एक बार। अदर क्लास लिसनर, वहाँ नहीं, जहाँ पे सम वाला लॉजिक लिखा था ना, वो वाला कर दीजिए। अच्छा वो इनर क्लास लिसनर, जहाँ अपना परफेक्टली वर्क कर रहा था ना, वो उस कंडीशन। ये बाकी अगर आप दोनों पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो पहले ये इवेंट चलेगा फिर ये इवेंट चलेगा, ये भी बात है, दोनों चलेगा। ठीक है, ठीक है। और अब बताइए। एक बार अब रन करिए एक बार। एप्लीकेशन अब ऐसी ऐड पे करिए क्लिक, बिना नंबर डाले करिए। बिना नंबर डाले करेंगे तो उस वाले के लिए नहीं चलेगा, इस वाले के लिए इवेंट्स चलेगा। चल रहा है देखो भाई, दोनों रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलेगा। उस वाले लाइन पे जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे लाइन पे जाएगा रजिस्ट्रेशन उसे मिल जाएगा, वो इवेंट परफॉर्म कर देगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आप इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो पहले ये चलेगा देन ये चलेगा, समझ रहे हो। वो तो ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे जब ब्लैंक देके अपने ऐड कर रहे हैं ना, उस केस में क्या होगा। ब्लैंक कुछ देना ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देना है, ब्लैंक ही दे देते हैं तो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके exception आनी लिए चाहिए ना। नहीं, उसके लिए नहीं आएगा, लेकिन दूसरे के लिए लिसनर चलेगा ना, रजिस्ट्रेशन तो हो रखा है ना दूसरे के लिए, वो उसके कॉल बैक मेथड में जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो आप। ये इसके कॉल बैक मेथड में यहाँ नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, वो कोई एक्सेप्शन देगा, वो अपने कॉल बैक मेथड के अंदर गया, यहाँ पे गया वो। ये जो एनोनिमस वाला है ना, ये आप एक मिनट कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, अब तो ओनली यही वाला चलेगा ना जो सेम क्लास वाला है। अब सेम क्लास वाला चलेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप से कंट्रोलिंग कर रखी है, कल भी मैंने बताया था। तो वो क्या है कि ब्लैंक पे वो आगे लेके ही नहीं जाता है, फिर उसमें हमें टेक्स्ट फील्ड की कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, टेक्स्ट की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, उसके गेट टेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा, उसकी लेंथ, इफ लेंथ इज 0 तो यहाँ वैलिडेशन भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस केस में तभी एक्सेप्शन आएगी अगर ऐड करोगे। हाँ, यही देखना चाह रहा था बस। एग्जैक्टली क्योंकि हमने इस एक्सेप्शन की हैंडलिंग नहीं करी है अभी। So what we have to do, we have to just call this particular string and check the length of a string. Otherwise we can check this string is empty or not. If the string is empty, just show some toast message. Are you getting my point? Yes sir। Yes.